Hey guys, welcome to all again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss about Ohm's law in simple terms and also with basic terms, and along with that we are going to discuss about specific resistance, resistivity, conductance and conductivity. First we have discussed about Ohm's law, simple Ohm's law. सो गाइज आमतौर पर बच्चों के माइंड में जो इमेज बिठा दी जाती है 10th क्लास में, ये बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि पोटेंशियल जो है ना सर्किट के अंदर वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। केवल यही और यही जो है ना ओम्स लॉ है, ठीक है, ये बोल दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जिन बच्चों ने भी ये सीख रखा है ये गाइज गलत कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये तो होता ही है कि किसी भी कंडक्टर के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, उसके दोनों एंड्स के अलोंग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के तो होता है, लेकिन किस कंडीशन के साथ होता है? एक कंडीशन होती है बाय कीपिंग ऑल दी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, लाइक टेम्परेचर, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेन भी हम बोल सकते हैं। तो फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख के ही पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गाइस, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ सिंपली बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor. Current flowing through the conductor guys, ठीक है। इसके बाद जो कंडीशन इसके साथ मैंडेटरी है, जुड़ी हुई है, बाय कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा, ठीक है। और भी काफ़ी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, फिजिकल कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है ना वो कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो है भैया। अगर सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो करंट भी कम होगा, लेकिन गाइज कंडीशनली होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट रहना चाहिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब होगा, तब वैलिड होगा ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये है ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं गाइज, एक कांस्टेंट लेके आते हैं R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट, या रेजिस्टेंस भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। R इज रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। देखो R अगर हम लिखना चाहें, R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय I, R इज इक्वल टू V बाय I। देखना आप, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ये होता क्या है? कांस्टेंट होता है, लेकिन एक और खासियत है, इसकी वैल्यू ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है ना ही करंट पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ना ही V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो R डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। लेकिन R डिपेंड करता है किस पे? R डिपेंड्स अपॉन किस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 10th क्लास में पढ़ के आए हो। लेंथ ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर के एरिया पे, ठीक है। और नेचर ऑफ कंडक्टर, ये तीनों फैक्टर्स आपने पढ़े हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है?
ठीक है गाइज, रेजिस्टेंस होता क्या है, कोई मुझे बताएगा रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस, ठीक है, ओम्स लॉ अभी चलता रहेगा, तो उससे पहले हमें रेजिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होती है गाइज? एक ऑब्स्टेकल होती है। क्या होती है? एक ऑब्स्टेकल, यानी कि बाधा इन पाथ ऑफ करंट, इन पाथ ऑफ करंट, करंट के रास्ते में एक बाधा होती है, ठीक है, जो करंट को अपोज करती है। अब ये होती कैसे है? अब मुझे इसका कोज भी हमें पता होना चाहिए, इसका कोज भी हमें पता होना चाहिए। देखो हमारे पास जो कंडक्टर था, ठीक है, ये कंडक्टर का पॉजिटिव एंड था, ये कंडक्टर का नेगेटिव एंड था। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के नेगेटिव एंड से कंडक्टर के पॉजिटिव एंड पे आ रहे थे गाइज, ठीक है, आ रहे थे ना, तो ये बीच में आयंस के साथ भी टकरा रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के साथ, ठीक है, जिसके कारण जो चार्ज कैरियर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका मूवमेंट जो हो रहा था वो अपोज हो रहा था, ठीक है, जिसके कारण जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज हो रहा था, तो करंट का भी अपोज हो रहा था। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक ऑब्स्टेकल है इन पाथ ऑफ करंट, ठीक है। इसका कोज भी मैंने आपको बता दिया, किसके कारण कोलिजन होता है, किसके किसके बीच में कोलिजन होता है? जब कंडक्टर के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कंडक्टर के पॉजिटिव एंड पे, तो वो बीच में आयंस के साथ टकराते हैं, ठीक है, आयंस के साथ टकराते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए गाइज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ यहां से हमने जो पढ़ा था, इसके लिए मैं ग्राफ भी बना रहा हूं। देखो एक्स एक्सिस पे मैं करंट दिखा दे रहा हूं और वाई एक्सिस पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने बोला था करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है, और करंट कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। सपोज करो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा गाइज? लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये गाइज जो है वो सिंपल फॉर्म है, ये क्या है? ओम्स लॉ की बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको बेसिक पैरामीटर्स में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और बातें बता देता हूं। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है गाइज वो क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ठीक है। क्या नाम है? एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ओम, ठीक है। इसका जो सिंबल है ओम ऐसे भी लिख देते हैं और सिंबल भी बना देते हैं। सिंबल होता है इसका ऐसा, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ओम का सिंबल है ये, ठीक है, रेजिस्टेंस का। लेकिन रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। अब स्टडी करते हैं ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ बेसिक पैरामीटर्स। तो देखना गाइज, एक रिलेशन हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल, क्या नो वेरी वेल? वी नो वेरी वेल, क्या नो वेरी वेल? दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन Vd इज इक्वल टू ई बाय एम एल इंटू टाउ, क्लियर? ई बाय एम इंटू एल, ठीक है, बाय सॉरी एल इस एक्सप्रेशन के अंदर अभी नहीं आएगा, एल यहां नहीं आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो है पिछले लेक्चर के अंदर हमने निकाला था, तो एक्सप्रेशन क्या था? Vd इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है। अभी बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। Vd हमारी क्या है गाइज? Vd जो है वो क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। Vd इज दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव एंड से कंडक्टर के, ठीक है, पॉजिटिव एंड तक, ठीक है। तो ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। स्मॉल ई इज द चार्ज, स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड across the conductor, across the conductor, ठीक है, across the conductor, and tau is the, tau भी बोल देते हैं, क्या है? ताउ नहीं, tau, ठीक है। this is the relaxation time, this is the relaxation time, this is the relaxation time, and m is the mass of electron, m is the mass of electron,
ठीक है गाइज, ये रिलेशन बड़े अच्छे से मैंने आपको करवाया था और इसको आप कंसिडर कर लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर होगी आपकी फर्स्ट गाइज। ठीक है, अब देखो फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक और रिलेशन आप बड़े अच्छे से जानते थे और वो रिलेशन था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन एल, V बाय एल, E इज इक्वल टू V बाय एल। इस ही रिलेशन को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं यूज करता हूं, इस रिलेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज करता हूं। तो बाय यूजिंग द रिलेशन इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज, E स्मॉल e और V बाय नीचे m भी लिख देता हूं L इंटू टो, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी है सेकंड, EV टो बाय ML। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर होगा। तो VD की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई EV टो बाय ML। अभी बता देता हूं E यहां पे, सॉरी यहां पे V क्या है, L क्या है। ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। L क्या है गाइज, L यहां पे कंडक्टर की लेंथ है। L यहां पे क्या है रे, कंडक्टर की लेंथ है। एक और रिलेशन जो था पिछली वीडियो में हमने ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और वो रिलेशन क्या था, रिलेशन था I इज इक्वल टू, लिख देता हूं, बट I इज इक्वल टू NEAVD किया था ना एक्सप्रेशन। ठीक है, I करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। आप जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सेकंड इक्वेशन में हमने वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ VD फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इनटू इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर VD की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, I कम्स आउट टू बी NEA। VD की वैल्यू देखना गाइस, EV बाय ML इंटू टो। ठीक है, देखना कुछ दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। तो I इज इक्वल टू NEA, VD की वैल्यू कितनी थी, EV बाय ML, EV बाय ML इंटू टो। ठीक है, तो यहां से देखना ये कितना बन जाएगा, I अगर यहां से मैं V की वैल्यू निकालता हूं, इस एक्सप्रेशन के अंदर से मैं V की वैल्यू निकालता हूं, तो V कम्स आउट टू बी कितना बन जाएगा, IML बाय, देखो E 2 बार है तो NE स्क्वायर लिख दूं A। ठीक है, NE स्क्वायर A और साथ में टाउ। ठीक है, ये बन जाएगा, देखना यही बनता है, बिल्कुल यही बनेगा। तो ये मेरे पास क्या आया है, पोटेंशियल की वैल्यू आई है। जरा कंपेयर करना पिछले वाले सिंपल ओम्स लॉ से, तो V इज इक्वल टू कितना आया था, I इंटू आर आया था। इसका मतलब देखो V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है। तो R कितना हो गया यहाँ, ML बाय NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, NE स्क्वायर टाउ। तो V पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, तो ये देखो ये भी तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी तो ओम्स लॉ ही है, V इज इक्वल टू I इंटू आर।
ठीक है, ये भी तो क्या है, ओम्स लॉ की फॉर्म ही तो है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन देखो टर्म्स जो है वो अलग हो गई है, टर्म्स जो है वो क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो यहां से दैट इज आर की वैल्यू कितनी होगी, यहां से आर इज इक्वल टू ml बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, ml बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ आ गई। ठीक है, अगर कुछ किसी को डाउट भी है कि सर ये वैल्यू कैसे आई है, आर की वैल्यू ये कैसे निकाली है, तो मैं बता देता हूं कैसे निकाली है। देखना गाइज, ये क्या है, V, और ओम्स लॉ से क्या बनती है इसकी वैल्यू, आई आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई इंटू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टो। तो देखो आई से आई क्वालिफाई हो गया, तो आर क्या बच गया, आर कितना बच गया, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टो, यही तो बच गया। ठीक है, तो देखो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओम्स लॉ को ड्राइव कर दिया बेसिक पैरामीटर्स की फॉर्म में। बेसिक पैरामीटर्स इन दिस सेंस, देखो यहाँ एन आ गया है, ठीक है, ए आ गया है, टाउ आ गया है, ठीक है, एम आ गया है, एल आ गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये बेसिक पैरामीटर्स है। तो हमने ओम्स लॉ को बेसिक पैरामीटर्स में भी क्या कर दिया है गाइज, ड्राइव कर दिया है। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आमतौर पर जो रेजिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, सिंपल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल यूज करते हैं, वो ये यूज करते हैं, सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, वेरी दिखाने के लिए हम ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं, दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कर देते नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस एक तो फिक्स हो गया, मैंने बोल दिया 5 ओम, 8 ओम, 7 ओम, वो तो फिक्स है। अब मैं बोल रहा हूँ 5 ओम से मैं 3 ओम कर रहा हूँ, 5 ओम से मैं 10 ओम कर रहा हूँ, 20 ओम कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है गाइज। सब स्कूलों की लेबोरेटरीज में ये चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, फिजिक्स लैब के अंदर ये चीजें मिल जाती हैं सभी को। ठीक है, अब कई बार 10th क्लास में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, व्हेन वी से, देखो यहां से क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता था, व्हेन वी से आर रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, हम कब बोल सकते हैं किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो है, सर्किट लिख लो, व्हेन वी से रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज 1 ओम। ठीक है, कब होगा, देखो आर, V इज इक्वल टू आई आर, और आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू V बाय आई। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो है 1 ओम कब होगा, जब हमारा पोटेंशियल कितना हो, सर्किट के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो, V की वैल्यू कितनी हो, 1 वोल्ट हो। ठीक है, और करंट कितना हो, I की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी हो, 1 एम्पियर हो। करंट की वैल्यू कितनी हो गाइज, 1 एम्पियर हो। तो हम कब बोल सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm if 1 ampere current is flowing through the circuit having 1 volt potential difference across the ends of conductor। ठीक है, सीधे सीधे ये भी बोल सकते हो, अगर आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आपका कितना प्रोड्यूस होगा, कितना, 1 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा गाइस। कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, 1 ओम। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट जो है, इसने क्वेश्चन पूछा है गाइस, और क्वेश्चन क्या है, आर की वैल्यू क्या होती है, V बाय आई। इफ वी डबल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अगर पोटेंशियल को डबल कर दें तो हाउ विल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंजेस, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कह रहा है पोटेंशियल को मैं डबल कर डाल रहा हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोचो जरा, सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो रे जरा। ठीक है,
लेकिन मैं बता देता हूं, अभी मैंने बताया भी था कि रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि ना तो पोटेंशियल का अफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर, ना ही करंट का अफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर तो लेंथ का अफेक्ट होता है, एरिया का अफेक्ट होता है, नेचर ऑफ कंडक्टर का अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप आंसर बड़े अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोल देते हैं गाइस। ठीक है, या फिर रेजिस्टिविटी भी इसके लिए हम यूज कर देते हैं। और जनरली जो सिंबल इसके लिए यूज करते हैं, हम सिंबल यूज करते हैं रो। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन अभी हम करने वाले हैं। डेरिवेशन से ही हम इसके डेफिनेशन भी निकालने जा रहे हैं। आप 10th क्लास से ही कंसेप्ट सीखते आ रहे हो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस किस के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, और जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। बताता हूं, नदी का रास्ता अगर बिल्कुल वाइड है तो पानी ज्यादा निकलेगा, और नैरो है तो पानी कम आगे जा पाएगा। वही केस होता है किसके केस में? यही सिचुएशन होती है किसके केस में गाइज? चार्ज कैरियर्स के केस में। ठीक है, चार्ज कैरियर्स को अगर रास्ता पूरा मिलेगा तो करंट ज्यादा मैक्सिमम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, करंट ज्यादा होगा तो बात याद रखना, रेजिस्टेंस कम होगा हमेशा। और रास्ता कम मिलेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इन तीन फंडा को यूज करके यहां से रिलेशन निकाला था आपने 10th क्लास में भी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ठीक है, यहां इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने हटाया था एक कांस्टेंट से, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। जो रो था ना गाइज, ये रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, या फिर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट भी इसको बोल देते हैं गाइज। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी हम इसको बोल देते हैं। तो यहां से रो की वैल्यू यहां से निकालें हम, तो देखना कितना आएगा? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल हो जाएगा, R इंटू ए बाय एल। तो यहां से तो ओ माय गॉड, मैं यूनिट भी निकाल सकता हूं, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी? रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी? ओम। ठीक है, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ओम मीटर लिख सकता हूं। यूनिट क्या लिख सकता हूं इसकी? ओम मीटर। तो यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की? ओम मीटर होगी गाइस। ठीक है, ओम मीटर होगी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन निकालने जा रहे हैं हम। डेफिनेशन में देखना, रेजिस्टिविटी, ठीक है, कब आर के बराबर होगी? जब हमारे पास एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, और लेंथ भी कितनी हो? 1 मीटर हो। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा, डिफाइन करना चाहता हूं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस of the conductor having area कितना है? having unit area of cross section and length कितनी है? and having unit length भी कैसी हो? यूनिट हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है
जिसमें क्या होगा, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा, यूनिट होगा, कंडक्टर की लेंथ भी कैसी होगी, यूनिट होगी गाइस, ठीक है। तो ये डिफाइन हमने इसको कर दिया। अब इसको भी हम बेसिक पैरामीटर्स में, जैसे हमने ओम्स लॉ को लिखा था ना गाइस, इसको भी हम बेसिक पैरामीटर्स में लिख सकते हैं, इसको भी हम बेसिक पैरामीटर्स में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखोगे बेसिक पैरामीटर्स के अंदर, देखो रो की वैल्यू क्या है, R इंटू ए बाई एल अभी निकाली है, लेकिन ओ माई गॉड मैंने तो ये भी निकाला है कि R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, निकाला ना टाउ, ये तो पुट कर दो इस वैल्यू को R की यहाँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एल ए बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ एल, ठीक है। एल से एल क्वालिफाई, ए से ए क्वालिफाई, तो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना बच गया, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है, या बेसिक टर्म्स में हमने इसको ड्राइव कर दिया रेजिस्टिविटी को। यहां तक सभी को क्लियर है। तो यहां से एक बात और मैं बता देता हूं आपको कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो नहीं डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, बट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशन जानते हो ना, जैसे लेंथ होगी आपकी, इन पे डिपेंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं करता है, लेकिन कंडक्टर के किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। तो ये था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी जिसको हम बोल देते हैं। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसके ऊपर, देखना जरा। और क्वेश्चन ये है गाइस, ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी दी है आपको, 1 मीटर दी है, 1 मीटर दी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 200 ओम मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 मीटर की वायर का जिसका लेंथ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 200 ओम मीटर। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 2 मीटर, ठीक है, ये कहता है अगर लेंथ 2 मीटर कर दी जाए, 2 मीटर कर दी जाए तो क्या होगा, हाउ विल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंजेस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे इसका क्या इफेक्ट पढ़ने वाला है, अभी तो पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, रेजिस्टिविटी या क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी भी लिख सकता हूं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूं, रिमेन्स सेम, क्या रहेगा, सेम रहेगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पहले हम स्टडी करते हैं कंडक्टेंस को, ठीक है, जनरली डिनोटेड बाय जी। कंडक्टेंस जो होता है गाइस वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोल देते हैं, लिख भी देता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब, ठीक है, करंट कम, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब करंट कम, कंडक्टिविटी का मतलब करंट ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा, जब चार्ज कैरियर्स ज्यादा फ्लो करेंगे एक एंड से दूसरे एंड पे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बिल्कुल उल्टी होती है किसका, कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, बिल्कुल रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो यूनिट भी क्या होगी, उल्टी होगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगी, जैसे आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी कितनी थी, ओम, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ओम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल है ना इसका, या फिर ऐसे ओम इनवर्स लिख सकते हैं,
ठीक है, या फिर कुछ लोग इसको MHO भी लिख सकते हैं, मो, ठीक है, और कुछ लोग इसको साइमन भी लिख देते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको साइमन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, मो भी लिख सकते हो, साइमन भी लिख सकते हो, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल का उल्टा होता है, सॉरी रेसिप्रोकल होता है किसका, आपका रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट भी क्या होगी, रेसिप्रोकल ही होगी। वो ओम है तो ओम इनवर्स होगी, तो ओम को MHOHM लिख सकते हैं, तो उसको इनवर्स करेंगे तो MHO भी लिख सकते हैं, मो भी लिख सकते हैं, और इसको साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो निकाला था ना इसको, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, यही था ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखना रेजिस्टेंस की, कितनी रेजिस्टेंस की देखना, इसकी क्या थी, सॉरी पहले तो हम स्पेसिफिक किसका रेजिस्टेंस की बताएंगे, तो क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर जैसे ओम इनवर्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, MHO मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, मो इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर और क्या क्या लिख सकते हैं, या फिर साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो कोई भी यूनिट आप इसमें जो इनमें से लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हो, मो मीटर इनवर्स लिख सकते हो, या फिर साइमन मीटर इनवर्स लिख सकते हो। बिल्कुल सारी की सारी ठीक है गाइस ये, ठीक है। तो ये था आपका ओम्स लॉ बेसिक पैरामीटर्स में, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गाइस। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हम गाइस फ्यूचर में आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू गाइस।